Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ग्रुप 15 कंप्लीट कर दिया है और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 16। ठीक है, तो जो भी ग्रुप का पहला मेंबर होता है उसके नाम से हम लोग कहते हैं कि इस फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप 15 में नाइट्रोजन पहला एलिमेंट था तो हम कहते थे ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली। इन द सेम वे ग्रुप 16 में जो पहला एलिमेंट है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। तो हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम कैल्कोजेंस भी कहते हैं। इन्हें हम कैल्कोजेंस भी कहते हैं और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, ये ग्रीक वर्ड से नाम लिया गया है। कॉपर के ओर्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ, जिन्हें हम ऑक्साइड्स कहते हैं। कॉपर के ओर होते हैं सल्फर के साथ, जिन्हें हम सल्फाइड्स कहते हैं। और कुछ ट्रेसेस में उनके अंदर सेलेनियम और टेलुरियम भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो उनको ग्रीक में कहा जाता है चाल्कोस। तो वहाँ से ये नाम जो है इनको दिया गया है कि कुछ लोग इसको चाल्कोजेंस भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कैल्कोजेंस भी कहते हैं। आप देख लेना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपको इसको क्या प्रोनाउंस करना है। मैं इसे कैल्कोजेंस कहती हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, इनके सिंबल्स क्या हैं, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, सल्फर का सिंबल होता है S, सेलेनियम का सिंबल होता है Se, टेलुरियम का सिंबल होता है Te, P, पोलोनियम का जो सिंबल है दैट इज PO। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इन्हें याद कैसे करें, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, उस OS क्या हो गया, उस से टी पी लो। ठीक है, मतलब कि उससे चाय पी लो, तो ये है उस से टी पी लो। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी इसे याद रखने में। तो अगर हम बात करें इनके एटॉमिक नंबर की, ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52 एंड पोलोनियम का 84। अगर हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली की, तो ऑक्सीजन फैमिली में जो हमारा पोलोनियम होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखें कि ऑक्सीजन फैमिली में अगर पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल यू शुड नो कि ग्रुप 16 में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, पोलोनियम। ठीक है, मासेस इसके रिस्पेक्टिवली ये है, आप लोग देख लेना, याद कर लो तो बेटर है। नहीं भी कर पाओ तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आपके लेवल पे इतना मतलब कुछ ज़्यादा दिक्कत देगा। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। वैसे तो देखिए मैंने लिख रखी है और मैं आपको बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि आप हमेशा जो पहला मेंबर है उसके बारे में तो सारा डाटा याद रखा करो, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बहुत खास बता रखी है कि कुछ याद हो या ना याद हो, वैसे तो देखो याद होना चाहिए, बट जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं हमसे याद होता ही नहीं है, आप लोग प्लीज़ नोबल गैसेस ज़रूर याद रखिए, उनका सीक्वेंस कि किसके बाद कौन सी नोबल गैस आती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, 8 है ना, तो S में 2 आ गए, फिर 2s में भी 2 आ गए, 1s 2s में 2 आ गए, फिर 4 हो गए। अब कितने बचे, 4, तो P में हमने 4 लिख दिए। फिर 1s जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि अब जैसे मान लो इनके एटॉमिक नंबर इतने ज़्यादा होते हैं तो हम हमेशा 1s 2s ऐसे 2p करके लिखते जाएं, इतना समय तो नहीं होता है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, उसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो मैंने हीलियम लिख दिया यहाँ पर। अब सभी को पता है कि हीलियम के बाद क्या आता है, कौन सी नोबल गैस आती है, नियॉन। 2 के बाद क्या आता है, 3, तो हम लिखेंगे 3s2, इधर क्या लिखेंगे 3p4। क्लियर है, सभी को पता है कि नियॉन के बाद क्या आता है, आर्गन। अब ध्यान देना है, 3s के बाद हम क्या लिखेंगे, 4s2, और 3p की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4p4। बट 4 से पहले, 4s और 4p से पहले अब एक और ऑर्बिटल क्या आ जाता है, वो आ जाता है 3d। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आर्गन के बाद क्या आती है, कौन सी नोबल गैस आती है, क्रिप्टन। आप 4s की जगह क्या लिखेंगे, 5s,
4p की जगह क्या लिखेंगे 5p, और 3d के बाद क्या आता है 4d, तो आप लिखेंगे 4d10। d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिप्टन के बाद क्या लिखेंगे ज़ीनॉन। अब ध्यान देना है 5s के लिए 6s लिख दिया, 5p के बाद आपने 6p लिख दिया, बट 4d के बाद 5d भी लिख दिया। अब आपको ध्यान रखना है इस बात का कि 5d से पहले और क्या आता है 4f, और f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, ठीक है। तो अगर आपको बाय चांस, वैसे तो देखो याद करो, ठीक है, मैं एज अ टीचर आपको ये नहीं कह सकती कि मत याद करो, आप करिए याद, बट फिर भी अगर बाय चांस आपको ये लगता है कि आप भूल गए, आपको बहुत दिक्कत आ रही है या टाइम की शॉर्टेज है, तो आप इस सीक्वेंस से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो निकाल ही लोगे। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, वो आप ऐसे याद रख लो, उससे टी पी लो, ठीक है। और आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो कम से कम पता होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी नोबल गैस के बाद कौन सी आती है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा जुगाड़बंदी करके कॉन्फ़िगरेशन लिख ही लोगे, फंसोगे नहीं। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ऐसे भी चीज़ें लिंक करके कॉन्फ़िगरेशन तो निकाल ही लोगे, ठीक है। नोट करिए इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है, अगर आप नोटिस करें तो कौन सी चीज़ है जो इन सभी में कॉमन है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी में आ रही है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4, S में 2, P में 4, S में 2, P में 4, यहाँ पे भी S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 इलेक्ट्रॉन। आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ S और P के आगे का नंबर चेंज हो रहा है ना, उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो चेंज हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रुप 16 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो क्या बताओगे। जनरल क्या है, जो कॉमन सब में है, NS2, N इसलिए क्योंकि वो बार बार नंबर ऑफ शेल जो है प्रिंसिपल शेल वो चेंज होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे NP4। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 16 की क्या होती है, NS2 NP4, ठीक है। नोट करिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 पढ़ते हैं, तो रेडियस के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो हम ग्रुप 2 के साइज़ का कंपैरिजन या रेडियस का कंपैरिजन करते हैं ग्रुप 1 से। जब हम ग्रुप 13 पढ़ते हैं क्लास 11th में, तो हम ग्रुप 13 का कंपैरिजन करते हैं 2 से। जब हम 14 पढ़ते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं 13 से, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर हम ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं तो हम उससे जो एक पहले आता है उससे कंपैरिजन करेंगे, यानी कि ग्रुप 16 और ग्रुप 15 के साइज़ में कंपैरिजन चलता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, फिर बीच में से आपका 3 से लेकर 12 तक मैंने हटा दिए डी ब्लॉक। अब मान लीजिए ये आपका ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे हैं 18। तो हमने क्या चीज़ पढ़ा है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ जो है वो छोटा होता है, और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन ऐड होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या डिस्टेंस तो वही है, सेम शेल में ऐड कर रहे हैं, और न्यूक्लियस की पावर जैसे बढ़ती जा रही है तो वो क्या कर रहा है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जा रहा है, जिसकी वजह से लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या होता चला जा रहा है, छोटा। तो अगर आपसे कोई कंपैरिजन करके पूछे कि बताओ ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का साइज़ 15 के कंपैरेटिवली क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, छोटा होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। मैं अभी इससे रिलेटेड थ्योरी लिख दूंगी, आप नोट कर लेना, पहले समझ लीजिए। तो अगर हम पीरियड में बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ छोटा होता है, तो ग्रुप 16 के जो एटॉमिक साइज़ है एलिमेंट का वो 15 से क्या होता है, कंपैरेटिवली कम। फिर अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम आने की, ऊपर से नीचे अगर आने की हम बात करें,
तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, तो ये तो आपको पता ही है, ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, अंदर के इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो बेचारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। ठीक है, प्लस में क्या हो रहा है कि जितना अंदर के इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे वो न्यूक्लियस को उतना ही कवर करते जाएंगे, शील्ड बनाएंगे। तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, अट्रैक्शन भी कम हो रहा है, तो साइज जो है वो क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, प्लस में क्या होता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, शील्डिंग इफेक्ट तो शो करते ही करते हैं, साथ में क्या करते हैं कि ये बेचारा जब थोड़ा सा अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से उसको थोड़ा सा दूर भी कर देते हैं, जिसकी वजह से भी साइज जो है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, आप इसे नोट कर लेना। तो बहुत आसान सा था, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर स्मॉलर इन साइज। ग्रुप 16 एलिमेंट का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच अट्रैक्ट्स मोर the outermost electrons. On moving down the group, atomic and ionic radii increase करता है due to increase in number of shells. ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत आसान सा था। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं। क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? कि हम मिनिमम कितने अमाउंट में एनर्जी दे रहे हैं कि किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल में से लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और वो एटम हमारा कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई एटम है और उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे और तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एनर्जी दूँ और इसका ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा, उस एनर्जी को कहा जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन है 281, हम कितनी उसको एनर्जी दें कि उसका मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम देते हैं वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे पीरियड में। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो पीरियड में डिस्कशन, उसको पीरियड कहते हैं। तो पीरियड में डिस्कशन के लिए मैंने आपको बताया है कि कंपैरिजन चलता है किसका, जिस भी ग्रुप को पढ़ रहे हैं उससे पहले वाले से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो अब पढ़ रहे हैं अगर ग्रुप 16 तो कंपैरिजन किसका चलेगा, ग्रुप 15 का। तो आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे कि ग्रुप 15 का पहला मेंबर क्या होता है, नाइट्रोजन। तो हमने नाइट्रोजन को उठा लिया, यहाँ से हमने ऑक्सीजन को उठा लिया। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आएगी, 1s2 2s2 2p 2p3। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p4। तो अभी जैसे हमने जब साइज़ पढ़ा तो हमने ये चीज़ पढ़ा था कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ जो है वो कम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर हम देखें तो क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू अस हमें ऐसा लगेगा कि 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 15। बट ऐसा होता नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं होता है? उसका रीज़न होता है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ध्यान दें, इसकी जगह मैं हीलियम लिख दूं। मैं एक्चुअली 1s इसलिए लिखती हूँ ताकि
सभी बच्चों को समझ में आए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं बार बार इसीलिए बोलती रहती हूँ या लिखती रहती हूँ सेम चीज़, सो दैट कि आपको सुन सुन के ही याद हो जाए। इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बस बेसिक नॉलेज चाहिए। तो इसमें भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो सेम सेम हो गया। अब आते हैं 2p में। तो यहाँ पे 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। और वहाँ पे 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। हम चाह रहे हैं कि हम एनर्जी दें और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है वो क्या है? हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड स्टेबल होते हैं, ठीक है। आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये हाफ फिल्ड होगा और स्टेबल होगा, जबकि यहाँ पे ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड है और स्टेबल है। और हम चाह रहे हैं कि हम एनर्जी दें, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें और ये ऐसे हो जाए। तो इसको हम स्टेबल से अनस्टेबल करना चाह रहे हैं, जबकि उसमें से निकालेंगे तो वो फिर इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कौन है जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो? किस में से निकाल सकते हो? ऑक्सीजन में से। तो किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी? 15 की। क्यों? क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, वो ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, और हम चाह रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक करना, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जबकि उसके केस में क्या है? कम एनर्जी देने पे वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्योंकि उसे हाफ फिल्ड होना है और स्टेबिलिटी गेन करनी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में अगर हम इलेक्ट्रॉन किसमें से निकालना आसान है इसके बारे में बात करें तो 16 में से निकालना आसान है। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की ज़्यादा होगी और ग्रुप 16 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। फिर अगर हम ऊपर से नीचे आने पे बात करें तो ऊपर से नीचे आने पे साइज़ क्या होता है? बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियस महाशय से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है, तो इनके बीच का अट्रैक्शन वीक हो जाता है। अट्रैक्शन वीक है तो कम एनर्जी दोगे और इलेक्ट्रॉन ढुचुक करके बाहर आ जाएगा, है ना। तो ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज करती है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। बट यहाँ पे क्या कंसेप्ट पड़ गया? यहाँ पे कंसेप्ट पड़ गया हाफ फिल्ड का। तो हाफ फील्ड की वजह से नाइट्रोजन फैमिली स्टेबल निकली, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है जबकि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ठीक है। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन होगा और एंथैल्पी यानी कि एनर्जी में चेंज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली क्या होता है? वैसे तो देखो हम ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे एंथैल्पी में या एनर्जी में क्या चेंज आया। नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EgE की वैल्यू पॉजिटिव होती है। हैलोजेंस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EgE की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होती है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और वो धड़ल्ले से क्या हो जाते हैं? स्टेबल। क्या कह रही हूँ मैं कि जैसे क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन का अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक नंबर क्या है? 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। इसे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये स्टेबल हो जाएगा। तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो बनाता है Cl-, तो 287 से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? 288। तो मान लो हाइपोथेटिकली कि अगर इसकी एनर्जी 10 थी, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अब क्योंकि ये स्टेबल हो गया तो अपनी एनर्जी क्या करेगा? कम। तो मान लो इसने एनर्जी कर ली 6, तो 4 जूल एनर्जी या जो भी है ये एनर्जी बाहर निकालेगा। तो अब क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। पर अभी हम हैलोजन फैमिली नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम ग्रुप 17 के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा? ग्रुप 16 पे आते हैं, हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं? उस, से, टी, पी लो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम हमारा क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, ठीक है।
तो साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस के पास इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। और आप खुद सोचो कि यहाँ से अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि ये न्यूक्लियस किसी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहे और यहाँ पे न्यूक्लियस किसी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहे, तो कहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा लग पाएगा, साइज छोटा है, न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा पहले, फिर एक्सेप्ट कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो सबसे जल्दी स्टेबल कौन होगा? ये, फिर ये, फिर ये, अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट, ये ऐसा हम मानते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन और सल्फर की कंपैरिजन अगर करें, तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव पाई जाती है, मतलब सल्फर की ज़्यादा अच्छी क्षमता है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ऑक्सीजन का छोटू साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। ऑक्सीजन का साइज ज़्यादा नहीं है, स्पेस नहीं है, वॉल्यूम कम है। जैसे ही ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है, तो उसकी सल्फर के मुकाबले इतनी अच्छी क्षमता नहीं होती। बट अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर के केस में क्या है कि साइज बड़ा है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उतना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता जितना कि ऑक्सीजन में हो जाता है उसके छोटे साइज की वजह से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि EgE की वैल्यू, EgE मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज़्यादा नेगेटिव है? इसकी ज़्यादा नेगेटिव है। फिर सल्फर के बाद से लेस नेगेटिव होती चली जाती है, ठीक है। जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो EgE की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस नेगेटिव। कहाँ से? यहाँ से, सेलेनियम से। बट ऑक्सीजन और सल्फर में क्या होगा? सल्फर की ज़्यादा निकलेगी और ऑक्सीजन की ज़्यादा क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ क्या हो जाता है? छोटा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। अब रिपल्शन बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो कम नहीं होगी। यहाँ पे समझ रहे हो ना? यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी कम होती है क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? रिपल्शन बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, जबकि होनी चाहिए थी कम, ठीक है। तो यहाँ पे तो बढ़ जाती है। तो सल्फर के केस में क्या है? सल्फर का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसको चाहिए भी इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी ज़्यादा नहीं होता, तो ये ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली, ऑक्सीजन सल्फर जो है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसके EgE की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव आएगी, ठीक है। नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ये पावर होती है, टेंडेंसी होती है हर एटम के पास अपनी, कि वो किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जिसके पास ज़्यादा पावर होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके पास कम होती है उसके बेचारे के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन की बात हो रही है। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहा है एटम, ठीक है, और फिर एक्सेप्ट करके स्टेबल होकर एनर्जी रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर है जो इलेक्ट्रॉन का, उसको सिर्फ अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्की सी शिफ्ट हो रही है, एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही है। एक्सेप्टेंस में और अट्रैक्शन में फ़र्क होता है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो आपको पता होगा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, और उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? 4 से ज़्यादा किसी की नहीं है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू, ठीक है, ये पता होनी चाहिए बातें। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? 3.5।
फिर ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिल सकता है, जैसे सल्फर का है 2.44, सेलेनियम का है 2.48, फिर है टेलुरियम 2.01 और पोलोनियम 1.76। भले आप इनका याद ना करो, नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फ्लोरीन और ऑक्सीजन ऐसी चीज़ें हैं, इनका ज़रूर पता होना चाहिए आप। ठीक है, नोट करिए, इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कह रहे हैं द टेंडेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड टू कार्बन एंड नाइट्रोजन डिक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम सल्फर टू टेलुरियम। पोलोनियम की तो बात देखो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ऊपर के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन और सल्फर, क्योंकि इनका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, कंपेरेबल सा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा नहीं है जितना कि बाकी मेंबर्स का है। तो ऑक्सीजन और सल्फर बहुत ही अच्छे बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। आपने देखा भी है, कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। आपने देखा है कि कितने सारे हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। आपने देखा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो क्योंकि इनके साइज कंपेरेबल हैं, एनर्जीज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। अब जैसे इसको हम बोलते हैं, लाइक जैसे कि आपके पास है ROH, तो हम इसे क्या बोलते हैं? अल्कोहल। ठीक है, चलो यहाँ पे तो खैर मल्टीपल बॉन्ड नहीं बन रहा, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाह रही हूँ कि जैसे ROH है तो इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं थायोल। ठीक है, तो इन द सेम वे अगर हम किसी और कंपाउंड की बात करें तो कार्बन जो है वो सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। बट अगर हम बात करें सल्फर के बाद की, जैसे कि क्या है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, तो इनका साइज क्या हो जाता है? बड़ा। तो इनका फिर कार्बन और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं कैटिनेशन पर। कैटिनेशन क्या होता है बताओ? कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप 16 में बात करें तो सबसे अच्छा जो कैटिनेशन शो करता है वो हमारा सल्फर एटम करता है। इसकी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कैटिनेशन शो करने की। ऑक्सीजन जो है वो कैटिनेशन का बिहेवियर इतना अच्छा शो नहीं करता जितना कि सल्फर करता है। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं करता है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो क्या होता है? छोटा, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज़। ठीक है, छोटे साइज़ की वजह से ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है? रिपल्शन फील करता है, जैसे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है। अब ये चाहे भी कि भाई मैं और लंबी चेन बनाऊं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। साइज़ भी क्या है? छोटा, तो बॉन्ड की लेंथ भी कम है, तो पास पास है दोनों एटम, और फिर इनके रिपल्शंस हो रहे हैं कहाँ पे? लोन पेयर के बीच में। लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें रिपल्शन इतना ज़्यादा है कि ऑक्सीजन जो है दूसरे ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाता है लंबी चेन में। ठीक है, तो इस वजह से ये कैटिनेशन इतना अच्छा शो नहीं करता है जितना अच्छा सल्फर करता है। और सल्फर का तो भाई SS बॉन्ड बायोलॉजिकली सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कितने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लो, आप कितने एंजाइम्स के बारे में पढ़ लो, तो वहाँ पे सल्फर बॉन्ड बहुत रोल प्ले करता है। इनफैक्ट हमारे बालों में, हेयर्स में भी सल्फर बॉन्ड एक्सिस्ट करता है। ठीक है, तो नोट करिए इसे प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।